हर साल की तरह इस साल भी ठंड काफी ज्यादा थी। सूरज ढलने के साथ ही लोग अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर अंदर ही रहना पसंद करते थे। गली में हर वक्त आपस में लड़ने झगड़ने वाले कुत्ते बिल्लियां भी किसी गर्म जगह को ढूंढकर दुबक बैठे थे। रात के सिर्फ 10 ही बज रहे थे, लेकिन वहां की गली और स्ट्रीट लाइट में चमकती सड़क किसी मुर्दा सी खामोश दिखाई दे रही थी। न वहां कोई इंसान था और न ही कोई जानवर। वहां किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी, सिवाय खड़खड़ाती गूंजती पावरलूम की आवाज के। हालांकि उसी कड़कड़ाती ठंड में एक थका हुआ कमजोर बूढ़ा आदमी ठिठुरता और अपने पैरों को घसीटता हुआ उस खाली सड़क पर कुछ ढूंढता हुआ जा रहा था। उसने एक सफेद लेकिन गंदा हो चुका कुर्ता पहना हुआ था, जिसके ऊपर एक गेरुआ रंग का स्वेटर था जो कंधे और कमर पर उधेड़ चुका था। चेहरे को ढंका हुए एक मफलर ओढ़ रखा था और एक हाथ में एक डंडा और दूसरे हाथ में कुछ पुरानी चद्दरें थीं। उसका नाम जयंती लाल था। उसकी उम्र करीबन 70 साल के आसपास थी। हालांकि उसका झुका हुआ शरीर, हड्डी से चिपकी हुई झुर्रियों वाली त्वचा, धस चुकी आंखें और थरथराते हाथ देखकर वो 80 साल से ज्यादा का लगता था। वो इसी गलियारे से थोड़ा आगे की ओर पिछले कई सालों से रह रहा था। सुबह से मजदूरी कर थका हुआ उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। हर एक चलते कदम पर उसके पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस खाली सड़क पर घरों के आंगनों पर अपनी कमजोर नजरें घुमाता हुआ आंखों में फिक्र लिए जा रहा था। और थोड़ी दूरी जाने पर उसे एक पावरलूम की इमारत से सटे छोटे चबूतरे पर एक औरत सोती हुई दिखाई दी, जिसे देख उसकी सुखी आंखों में एक तसल्ली सा भाव आया। उस औरत के बिखरे, सूखे और धूल से सने हुए बाल थे, जो कई दिनों से धुले नहीं होने के कारण उलझे हुए थे। चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां थीं। बंद आंखें भी उसके गालों की तरह धसी हुई थी। साड़ी पर कई जगह धूल और मिट्टी लगी हुई थी और सिर्फ एक पैर में चप्पल थी। वो चबूतरे की ठंडी फर्श पर अपने दोनों पैर को अपने पेट में दबाए हुए सोई हुई थी। वो जयंती लाल की पत्नी थी। नानो, उसने पास जाकर हल्की सी आवाज से उसे उठाते हुए कहा, उठ जा नानो, घर चलकर सो। लेकिन नानो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पीछे पावरलूम की आवाज काफी तेज थी और उस खामोशी में वो अकेली गूंज रही थी। उठ जा नानो, यहाँ काफी ठंड है, घर चलकर सोते हैं। उसने फिर एक बार उसे जोरों से हिलाते हुए उठाने की कोशिश की, लेकिन नानो ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने दोनों पैर पहले से ज्यादा पेट के अंदर दबा लिया। जब आवाज से कुछ काम नहीं हुआ, तब जयंतीलाल ने उसे अपने थरथराते हाथ से खींचकर उठाने की नाकाम कोशिश की। उठ जा, यहाँ पर ज्यादा ठंड है, तू बीमार पड़ जाएगी। लेकिन नानो ने जयंतीलाल का हाथ झटक दिया और अपने पैरों को पेट के और करीब लाते हुए गहरी नींद में सोने लगी। जयंतीलाल अब काफी कमजोर था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे अकेले उठाकर घर तक ले जा सके। हालांकि पावरलूम चालू था और अंदर कुछ लोग जाग भी रहे थे, लेकिन वो जानता था कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और भला इस ठंड में किसी पागल भिखारी की मदद के लिए कौन तैयार होगा। लेकिन वो भी इस परिस्थिति से पहले ही अवगत था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि नानो घर के बाहर किसी खुली जगह पर सो गई हो। पिछले 10 सालों से वो ऐसा ही करती थी। वो दिन भर बाहर घूमती और रात को जहां जगह मिले वहां सो जाती थी। और जयंतीलाल ने भी आज वैसा ही किया जैसा वो पिछले 10 सालों से करता आ रहा था। वो 3 चद्दरें ले आया था। उसमें से एक बड़ी चद्दर को उसने चबूतरे पर फैला दिया। फिर उस चद्दर पर नानो को बड़ी मुश्किल से खिसकाकर सुलाया और बची 2 चद्दरें उसे ओढ़ा दी। उसके बाद उसने दूर खड़े स्ट्रीट लाइट से आती धुंधली रोशनी में नानो की दूसरी चप्पल ढूंढ निकाली और उसके पैर के पास रख दी। वो नहीं जानता था कि नानो ने खाना खाया भी है या नहीं। कई बार गली के कुछ लोग उसे खाना खिला देते थे, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता था और तब वो भूखी ही सो जाती थी। जयंतीलाल ने कुछ देर नानो की ओर सहानुभूति की नजर से देखा। हालांकि अब उसकी आंखें पूरी तरह सूख चुकी थीं और वो भाव विरहित नजर आती थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी भावनाएं जिंदा थीं और वो दिल नानो की ऐसी हालत देख पीस जाता था। उसके बाद उसने अपना डंडा उठाया और नानो को उस भगवान के भरोसे छोड़ दिया जिस पर उसे कभी सबसे ज्यादा विश्वास था, और वहां से पैर घसीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। जब से नानो की मानसिक हालत खराब हुई है, जयंतीलाल ही उसका ख्याल रखता हुआ आ रहा था। वो दिन भर घर के नजदीकी पावरलूम में काम करता, शाम को घर आकर दोनों के लिए खाना बनाता और रात को नानो को ढूंढने निकल पड़ता। हालांकि नानो घर के आसपास की कुछ गलियों को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाती थी, लेकिन सोने से पहले जब तक वो नानो को घर न ले आए या देख न ले, उसे तसल्ली नहीं होती थी। और कई बार जब वो देर रात तक नहीं मिलती थी तो वो उसे पूरी रात ढूंढता था। वो हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकता था। उसे पैसों के लिए हर रोज दिन भर मजदूरी करनी पड़ती थी और उसके बाद शाम के समय नानो को ढूंढने निकलना पड़ता था, जिससे वो हर रोज थका हारा दिखाई देता था। और अब तो उसका शरीर भी समय से पहले ही कमजोर पड़ रहा था। 2 दिन पहले ही वो भरे बाजार में चक्कर आकर गिर पड़ा था, जिससे उसे मामूली चोटें भी आई थी, लेकिन अब भी उसे अपनी परवाह नहीं थी।
उसे तो सिर्फ नानो की ही चिंता सताए रहती थी। हर रोज नानो को इस हालत में देख उसे काफी दुख होता था, लेकिन सालों से दुख झेल रही उसकी आंखें भी अब सूख चुकी थी। अब तो उनमें कोई भाव नहीं झलकता था। जयंती लाल अपने घर पहुंच गया। वो एक कमरे का छोटा आधा अधूरा बनाया हुआ घर था, जिसकी दीवारें तो पक्की थे, लेकिन छत पुराने जंग लगे पत्थर की थी। बाजू में पीपल का एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे महादेव का एक छोटा मंदिर था। उसने घर की कुंडी खोली। अंदर एक दिया जल रहा था और सिर्फ उसकी ही धुंधली रोशनी उस कमरे में फैली हुई थी, जिसमें पुरानी जंग लगी अलमारी के कांच के ऊपर उसका और नानो का एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था। वो अंदर आया। उसने अपने और नानो के लिए बनाया हुआ खाना अच्छे से ढक दिया, ताकि सुबह उसके या नानो के खाने के काम आ सके। फिर उसने चारपाई बिछाई और उस पर भूखे पेट ही लेट गया। शायद उसे भूख नहीं थी या फिर इच्छा नहीं थी। जयंती लाल की उम्र हो गई थी। अब वो नानो की इस अस्थिर दिमागी हालत के साथ देखभाल करने में असमर्थ था। हालांकि जब तक उसकी जान बाकी है, वो तब तक उसकी देखभाल करने के लिए तैयार था। लेकिन उसके मरने के बाद इस सभ्य समाज में एक अकेली औरत का रहना तक दुश्वार हो जाता है, और नानो तो नासमझ भी थी। आए दिन छोटे बच्चों से लेकर बड़े लड़कों तक उसका मजाक उड़ाते, उसे चोट पहुंचाते थे। कई बार उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते थे, तो कभी कभी पत्थर मारकर भाग जाते थे, जिससे जयंती लाल सबसे ज्यादा आहत होता था। नानो पर होते अत्याचार को देखकर दुखी होता था, लेकिन उसे बार बार उन लोगों से बचाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। ना ही उन बिगड़ैल लड़कों को वो कुछ कह सकता था, और ना ही उन बच्चों के घरवालों को कहने के बाद कोई फर्क पड़ता था। और फर्क पड़ता भी क्यों? लोग अपने बच्चों को किसी भिखारी या पागल के साथ कैसे व्यवहार करना, ये थोड़े ही सिखाते हैं। नानो उसके लिए इससे पहले कभी बोझ नहीं थी और शायद अब भी नहीं है, लेकिन हाल ही में उसके साथ हुए हादसे के बाद अब उसे नानो की काफी चिंता होने लगी थी। उसका थका हुआ शरीर कभी भी उसका साथ छोड़ सकता था, और उसके बाद नानो को संभालने वाला कोई नहीं था। हालांकि कुछ लोगों ने उसे सुझाव दिया था कि उसे पागलों के सरकारी अस्पताल में डाल दिया जाए। वहां पागलों की देखभाल के लिए लोग होते हैं, लेकिन वो सुझाव थे, और सुझाव देना आसान होता है। भला कोई अपने चाहने वाले को पागलों के अस्पताल में कैसे डाल सकता है, जबकि उसे सरकारी अस्पतालों की हालत पता हो? जितना दुर्व्यवहार नानो के साथ यहाँ होता है, उससे ज्यादा ही उसके साथ पागल अस्पताल में किया जाएगा। और वैसे भी नानो पूरी तरह से पागल नहीं थी, उसकी सिर्फ दिमागी हालत अस्थिर थी। आज तक उसने मोहल्ले की किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई थी, और ना ही किसी का नुकसान किया था। वो तो एक सुशील और समझदार औरत थी, जो दुखों की वजहों से टूट चुकी थी। लेकिन ये बात वो उससे बेवजह नफरत करते समाज को कैसे समझाए? आज नानो की फिक्र में उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उसके लिए सोचते हुए आसमान को घूरे जा रहा था, बेवजह, उसकी जिंदगी की तरह। हालांकि 45 साल पहले उसके ऐसे हालात नहीं थे। बड़े शहर से दूर एक छोटे शहर में उसकी जिंदगी एक अच्छे दौर से गुजर रही थी। वो 22 साल का था और उसे एक बड़ी धागा बनाने की फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी, जिससे वो और उसका परिवार काफी खुश था। उस दौर में किसी फैक्ट्री में नौकरी लगना किसी सरकारी नौकरी लगने जैसी बात होती थी, क्योंकि ज्यादातर लोग अनिश्चित मौसम के भरोसे वाली खेती से ऊब चुके थे। किसी भी फैक्ट्री में एक अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, और इसीलिए 1 साल के भीतर ही जयंती लाल के लिए लड़की देखने का काम शुरू हो गया था। अब तो बस इसकी शादी बाकी है, जयंती लाल के पिता किशोरी लाल ने अगली चिंता जाहिर करते हुए कहा। आंगन में नीम की छांव के नीचे 2 चारपाई बिछाई हुई थी, जिस पर उनके पड़ोसी राहत इंदौरी और गांव के एक पंडित जी बैठे हुए थे। अरे भाई, अभी तो उसे नौकरी लगी है, शादी भी जल्द हो जाएगी, इंदौरी जी ने खरखराती आवाज में कहा। और जयंती में कोई कमी थोड़े ही है। वो अच्छा खासा नौजवान है, दिखने में सुंदर है, पढ़ा लिखा है, और अब तो वो नौकरी भी करता है। आपकी बात सही है इंदौरी जी, लेकिन सही बहू मिलना भी तो मुश्किल है। ऊपर से हमारा समाज काफी छोटा है, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? पंडित जी ने कहा। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? जयंती बेटे के लिए मैं खुद रिश्ता ढूंढूंगा, और ये तो हमारे घर जैसा मामला है, इसीलिए तो आपको बुलाया है पंडित जी, जयंती लाल की माँ ने चाय लाते हुए कहा। हमें आप पर पूरा भरोसा है, अब आप ही हमारे लिए एक योग्य बहू ढूंढ कर ला सकते हैं। भाभी जी, ऐसा समझ लीजिए आपका काम हो गया। मैं आपके बेटे के लिए सबसे अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा, आप बस मिठाइयाँ तैयार रखिए। इस पर किशोरी लाल ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा रिश्ता मिलते ही सबसे पहले मिठाई आपको ही मिलेगी। जयंती लाल देखने में अच्छा था, लंबा ऊंचा और गठीला बदन, और ऊपर से नौकरी वाला भी। उसका परिवार भी अच्छा था, माता पिता काफी घुलमिल स्वभाव के और भले लोग थे, इसलिए उसके लिए रिश्ते ढूंढना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। और पंडित जी कहे अनुसार 10 दिन में ही 3 रिश्ते ढूंढ लाए थे, और फिर जब मैं वहां गया तो उन्होंने मेरी काफी खातिरदारी की। पंडित जी पूरे 10 दिन का लंबा चौड़ा ब्यौरा देते हुए बताने लगे। तो पंडित जी, किशोरी लाल ने बीच में टोकते हुए पूछा,
इन तीनों रिश्तों में से हमारे लायक सबसे अच्छा कौन सा है? ये 3 रिश्ते आपके लिए उत्तम है किशोरी जी। अब आपको ही तय करना है कि इनमें से कौन सा आपको पसंद है। पंडित जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। और इन तीनों रिश्तों के बारे में आप आश्वस्त रहे। यह तीनों परिवार मेरे परिचित में है। मैं इन तीनों के परिवार को अच्छे से जानता हूँ। वो मेरे लिए वैसे ही है जैसे आप है। अब सिर्फ आपकी पसंद पर है। आप बताओ और मैं आगे बात चलाता हूँ। धन्यवाद पंडित जी, लेकिन यह निर्णय हम अकेले नहीं ले सकते। हमें हमारे जीजाजी से भी राय लेनी पड़ेगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ किशोरी जी। आप बेझिझक सलाह मशवरा ले लीजिए और फिर मुझे बताएं। मैं इंतजार करूंगा। और अगले दिन किशोरी लाल ने जयंती लाल द्वारा अपने जीजा छेदीलाल को पत्र लिखा। छेदीलाल थोड़े सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। वो हमेशा कायदे और उसूलों की ही बातें करते थे और उनकी इसी आदत से सब उनसे डरते थे। हालांकि वो हमेशा ही सख्ती में नहीं रहते थे। कभी कभार वो काफी मजाकिया भी बन जाते थे। उन्हें अपनी पुरानी रीतियों पर काफी गर्व था और वो अक्सर सख्ती से उनका पालन करते थे और दूसरों से करवाते थे। लेकिन वो गलत चीजों का भी विरोध करते थे, भले ही वह कोई पुरानी रीत ही क्यों न हो। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो किशोरीलाल के जीजा थे, तो जाहिर सी बात थी कि उनका सम्मान उस घर में सबसे ज्यादा था। इसीलिए कई बार बड़े फैसलों में उनकी राय ली जाती थी और कई फैसले तो वही लेते थे। अब जयंतीलाल की शादी का फैसला भी वही लेने वाले थे। इसलिए उसकी शादी की बात सुनते ही वो अगले ही सप्ताह किशोरीलाल के घर आ गए। छेदीलाल मध्यम कद काठी और बड़ी तोंद वाले आदमी थे। सफेद कुर्ता और सफेद धोती के ऊपर एक सफेद रुमाल, उनका यही पोशाक पिछले कई सालों से सब देखते आ रहे थे। छेदीलाल को शादियां जुड़वाने में काफी रुचि रहती थी। उन्हें कहीं भी शादी जुड़ाने का मौका मिलता तो वो वक्त निकालकर वहां जरूर जाते थे। उन्हें उनके समाज के ज्यादातर रिश्ते नाते मालूम थे। कौन किसका क्या लगता है, ये उनका बातें करने का पसंदीदा विषय था। और जब किशोरीलाल ने आए हुए रिश्तों की बात छेदीलाल से की तो उन्होंने उन रिश्तों के अंदर आने वाले बाकी रिश्तेदारों की सारी कुंडली खोल डाली। तो उनकी भाभी की बहन की ननद का लड़का हमारे ही गांव में रहता है। छेदीलाल ने एक रिश्ते की पहचान कराते हुए कहा। तो जीजाजी, आपका इन रिश्तों के बारे में क्या ख्याल है? किशोरीलाल ने पूछा। देखो, मैंने तो जयंतीलाल के लिए पहले से ही एक रिश्ता देख रखा था। छेदीलाल ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। वो लड़की भी अच्छी थी और परिवार भी अच्छा था। लेकिन तुमने तो हमसे पूछे बगैर ही रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वैसी बात नहीं है जीजाजी, ये तो सिर्फ पंडित जी द्वारा लाए हुए रिश्ते हैं। आखिरी फैसला तो आप ही करोगे, हम आपके शब्दों के बाहर थोड़े ही है। नहीं भाई, आखिरी फैसला तो लड़के को ही करना होगा। आखिर जिंदगी उसकी है। हम तो सिर्फ मशवरा देंगे जो हमारे अनुभव से हमें लगेगा। बाकी फैसला तो उसका ही होगा। और पंडित जी ने भी अच्छे ही रिश्ते लाए हैं। उन्हें एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो क्या हम पंडित जी से बोल दे हमें उनसे मिलाने को? हाँ, पंडित जी से कह दो कि हो सके तो हमें तीनों लोगों से इस महीने तक मिलवा दे, क्योंकि अगले महीने मेरी खेती में कुएं का काम शुरू हो जाएगा और अगले महीने में नक्षत्र भी कुछ खास नहीं है। अगर इसी महीने में देख ले तो अच्छा है। जयंतीलाल की शादी से जुड़ी घटनाएं काफी तेजी से घट रही थीं। 1 महीने के भीतर ही उसकी शादी कराने के बारे में तय हुआ और अब तो रिश्ता देखने जाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक घर में उसकी शादी की ही बातें होती रहीं, जिसे सुनते वक्त वो अपनी उत्सुकता को दबाते हुए भावहीन चेहरा बनाने की नाकाम कोशिश करता। हालांकि जब से उसकी शादी की बात निकली थी, उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई थी। उसका अब काम पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता था। उसके कान हमेशा घर पर होने वाली बातों के लिए खड़े रहते थे। उसके कई दोस्तों की शादियां हो चुकी थीं और वो अपने पारिवारिक जिंदगी की ओर बढ़ चुके थे। अब जयंतीलाल को भी एक हमसफर की तलाश थी। उसे नहीं पता था कि उसका होने वाला हमसफर कौन होगा और कैसा होगा। हालांकि उसने अपने होने वाले हमसफर के बारे में कई सारे ख्वाब देख रखे थे और अपने होने वाले हमसफर के विचारों की वजह से उस वक्त भी उसे देर रात तक नींद नहीं आती थी। और अचानक हर रोज की तरह मंदिर में जल चढ़ाने वाले लोगों द्वारा बजाई गई मंदिर की घंटियों की वजह से उसकी आंख खुल गई। सुबह के 6 बज चुके थे और नानो रात भर से बाहर ही सो रही थी। वो उठ खड़ा हुआ और अपनी फटी चप्पल पहनकर फिर से उसे उसी जगह देखने गया, लेकिन वहां अस्त व्यस्त पड़ी चद्दरों के अलावा कुछ नहीं था। नानो सुबह ही वो जगह छोड़कर कहीं जा चुकी थी। परेशान जयंतीलाल ने उन चद्दरों को उठाया और नानो को उन खाली गलियों में ढूंढने लगा। रात की तुलना में सुबह की ठंड कम थी, लेकिन बहती हवा किस कांटे की तरह चुभ रही थी। फिर भी ऐसी ठंड में वह नानो को ढूंढने के लिए गली गली भटकने लगा। आखिर उसे नानो को देखे बगैर चैन कहा था, और कुछ देर गली गली भटकने के बाद उसे नानो दिखी। वो गली के मुहाने पर बनी चाय के ठेले के पास खड़ी लोगों से चाय मांग रही थी। अक्सर ठेले वाला या वहां चाय पीते लोग उस पर तरस खाकर उसे चाय दे देते थे, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता था।
कई बार लोग उसके साथ वैसा ही सुलूक करते थे जैसा हर जगह किसी पागल के साथ किया जाता था। और आज भी वैसा ही हो रहा था। वहां कुछ बड़ी उम्र के लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। वो उनसे चाय मांग रही थी और वो उसकी खिल्ली उड़ाते हुए मजे ले रहे थे। आसपास कई बड़े आदमी भी थे, लेकिन वो उन लड़कों की इस बेहुदा हरकत को इस कदर नजरअंदाज कर रहे थे मानो वो लड़के किसी बेजान पत्थर का मजाक उड़ा रहे हो। ये ऐसा दृश्य था जिसमें ये तय कर पाना मुश्किल था कि दिमागी हालत किसकी खराब है, उसकी जो गंदी साड़ी में चाय के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रही है, या उन चमकदार कपड़े पहने लोग की जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। जयंतीलाल नानो के पास गया और उसका हाथ खींचकर उसे घर ले जाने लगा। और तभी वो लड़के उसका भी मजाक उड़ाने लगे। उनके अंदर ना ही किसी प्रकार की शर्म थी और ना ही डर। आपकी लाचारी ना ही आपको न्याय दिलाती है और ना ही सम्मान। और ये बात जयंतीलाल जानता था, और ना ही उसे इनसे कोई उम्मीद थी। इसलिए वो सबको उसी तरह नजरअंदाज करता था जिस तरह वो लोग उसकी और नानो की भावनाओं को नजरअंदाज करते थे। घर आने के बाद उसने नानो से सख्त शब्दों में कहा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें चाय पीनी हो या कुछ भी खाना हो तो मुझे बताया करो, यहाँ वहाँ भीख मत मांगा कर। भिखारी है क्या तू? नानो कमरे में अलमारी से सटकर नीचे मुंडी झुकाए खामोश बैठ गई। जयंतीलाल ने एक बर्तन निकाला और उसमें चाय बनाते हुए बड़बड़ाने लगा, लोगों से मांगने के लिए 1000 बार मना किया है, कितनी बार कहा है कि अगर भूख लगती है तो घर पर आकर खाना खाया कर। मैं हर रोज दोनों समय तुम्हारे लिए खाना बना के रखता हूँ, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। नानो जरा भी नजरें ऊपर करे बगैर जमीन पर उंगली घुमा रही थी। कल रात कुछ खाया था या नहीं? दुकान वाले के यहाँ बिस्कुट खाए थे और इतने में तुम्हारा पेट भर गया। इस पर नानो ने कुछ नहीं कहा। तो पहले कुछ खाना है? लेकिन नानो ने ना में सिर हिलाया। फिर जयंतीलाल ने भी आगे कुछ नहीं कहा। उसने चाय बनाई और डंडी टूटे हुए कप में उंडेल दी। हालांकि उसके हाथ की चाय में वो एहसास नहीं था जो कभी नानो की हाथ की चाय में हुआ करता था। ठेले पर हुई घटना को याद करते हुए उसे काफी गुस्सा आ रहा था और दुख भी हो रहा था। कभी जिसकी हाथ की चाय की सब तारीफ किया करते थे, जिसे पीने के लिए वो तरसता था, आज उसी चाय के लिए वो लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। बहुत ही बढ़िया। पंडित जी ने चाय की पहली चुस्की लेने के बाद उत्साह से कहा, बनवारी लाल, बेटी ने काफी बढ़िया चाय बनाई है। कमरे में जयंतीलाल के साथ छेदीलाल, किशोरीलाल, पंडित जी, राहत इंदौरी, किशोरीलाल का दोस्त बिहारीलाल, जयंतीलाल की माँ और किशोरीलाल की बहन यानी छेदीलाल की पत्नी भी मौजूद थी। आज वो तीसरे रिश्ते के घर आए थे। पहले 2 रिश्ते भी जयंतीलाल को पसंद आए थे, लेकिन छेदीलाल के कहने पर ही वो आखिरी वाले रिश्ते को भी देखने आ गए थे। चाय की तारीफ सबने की और जयंतीलाल को भी वो चाय काफी पसंद आई। उसने अब तक पी हुई चाय में से सबसे अच्छी थी, या शायद वो हद से ज्यादा उत्साहित था इसलिए उसे ऐसा लग रहा हो, ये तो वो भी नहीं जानता था। धन्यवाद पंडित जी, लड़की के पिता ने कहा। बेटी जरा बाहर तो आओ। पिता के बुलवाने के बाद रसोई से हल्के गुलाबी ड्रेस में एक लड़की रसोई के दरवाजे तक आई। उसने दुपट्टे से अपना सिर ढका हुआ था और वो दरवाजे के पास इस तरह खड़ी हुई थी कि जयंतीलाल को छोड़कर सबको उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जयंतीलाल की माँ ने पूछा। जी, नंदमाला। नंदमाला की आवाज कोमल, मधुर और साथ ही आत्मविश्वास से भरी थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता गरीब लेकिन एक अच्छी खानदान से थे। सरलता और सभ्यता में ही उसका पूरा बचपन गुजरा था और अपने माता पिता के दिए अच्छे संस्कार के गुण उसमें साफ दिखाई देते थे। नंदमाला की आवाज सुनाने के बाद जयंतीलाल उसे देखने की काफी इच्छा हुई, लेकिन वो कुछ इस कदर खड़ी थी कि जयंतीलाल ना ही उसे अच्छे से देख पा रहा था और ना ही नंदमाला उसे। और तो और उसकी इस जटिल समस्या की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया था। अब जयंतीलाल तो खुद होके सबका ध्यान इस बात की ओर तो नहीं ला सकता था कि वो नंदमाला को देखने के लिए बेचैन है। इसलिए अपने आप को कम उत्साहित दिखाने के लिए वह चाय की चुस्की लेने लगा। हालांकि वो आंख के कोने से नंदमाला को देखने की नाकाम कोशिश भी कर रहा था, जिसके चक्कर में 2 बार उसकी चाय गिरते गिरते बची थी, जिस पर शायद ही किसी की नजर गई हो। वो उम्मीद कर रहा था कि वहां बैठे लोगों में से कोई नंदमाला को आगे आने के लिए कहेगा, जिससे वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख पाए। लेकिन सब उसकी बिन बताई बेचैनी छोड़ अपने ही सवालों में मशगूल हो गए थे। तो क्या तुम्हें पढ़ना आता है बेटी? छेदीलाल ने पूछा। जी हाँ, मैं 4वीं तक पढ़ी हूँ। बहुत बढ़िया, पंडित जी ने बीच में कहा। और क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जयंतीलाल की माँ ने पूछा। जी हाँ। बुनाई? किशोरीलाल की बहन ने पूछा, जिस पर नंदमाला ने हाँ में जवाब दिया। और सिलाई? उसके अगले सवाल पर छेदीलाल ने हल्की आवाज में उसे डांटते हुए कहा, सिलाई बुनाई का क्या करना है? हमें उसके लिए सिलाई की दुकान थोड़े ही डलवानी है। अजी तुम चुप बैठो।
तुम्हें कुछ नहीं पता, लड़की को तो सारे काम आने चाहिए। अच्छा, शादी के वक्त तुम्हें बड़ी सिलाई आती थी। शादी के वक्त तुम्हारे घर में कौन सी सिलाई मशीन थी? अरे तो अब कौन सी तुम्हारे भाई के घर में सिलाई मशीन है? छेदीलाल के इस जवाब से वो थोड़ी चिढ़ गई और धीरे से झिड़कते हुए कहा, अजी तुम जरा चुप बैठो तो, औरतों के बीच में दखल मत दो। ये हम औरतों वाले सवाल है। दोनों की नोक-झोंक की आवाज सिर्फ जयंतीलाल के कानों तक ही पड़ रही थी और वह मन ही मन सोच रहा था कि जहां वो नंदमाला को देखने में असमर्थ है, वहीं ये लोग उसकी मदद करने के बजाय आपस में ही झगड़ रहे हैं। कुछ देर तक औरतों वाले सवाल चालू रहे, जिसका नंदमाला ने भी बड़े सलीके से जवाब दिया। उसकी विनम्रता की बोली और आवाज सबको पसंद आई। छेदीलाल भी उससे कई सारे सवाल पूछकर उसका दृष्टिकोण, उसके संस्कार और उसकी सूझबूझ को परखने लगा। जयंतीलाल अपने आप में बेचैन सा बैठा रहा। नंदमाला को देखने की उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि अभी भी किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया था कि ना ही जयंतीलाल उसे देख पा रहा था और ना ही नंदमाला उसे। लेकिन कुछ देर बाद जब नंदमाला चाय के कप उठाने आई तो एक झलक में ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। जयंतीलाल ने देखी पिछली दोनों लड़कियों के मुकाबले नंदमाला कम गोरी थी, या यूं कहे तो वो थोड़ी सांवली थी और शरीर माध्यम कद काठी का था। हालांकि उसका चेहरा आकर्षक था। काजल लगाई आंखें गहरी काली और मोहक थीं। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास और चेहरे पर एक शर्मीला भाव था। और जब जयंतीलाल और उसकी नज़र एक पल के लिए एक हुई तब उस शर्मीले चेहरे के साथ एक हल्की मुस्कुराहट देख उसका दिल पिघल गया। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी वाला भाव उमड़ने लगा। न जाने क्यों पिछली दो खूबसूरत लड़कियों के मुकाबले इस साधारण सी लड़की की ओर वो ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट का भाव बन रहा था, जिसे वो कमरे में इधर उधर देखकर दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ये ऐसा एहसास था जिसे शायद बयां ना किया जा सके और ना ही लिखा जा सके। वो तो महसूस किया जा सकता था। जयंतीलाल ने उसे मुश्किल से एक पल के लिए ही देखा था और अब वो फिर से उसे तसल्ली से देखना चाहता था। लेकिन तब तक वो सारे कप समेटते हुए अंदर जा चुकी थी और फिर काफी देर तक उसकी आंखें नंदमाला को फिर से देखने के लिए तरस उठी। और आज भी हर रोज उसकी आंखें वैसे ही नानो को ढूंढने के लिए तरस जाती है। नानो को चाय देने के बाद जयंतीलाल नहाने चला गया और जब वापस आया तब तक वो वहां से जा चुकी थी। घर के अंदर सिर्फ उसका झूठा खाली कप पड़ा हुआ था। नानो रात से भूखी थी और उसने सोचा था कि नहाने के बाद उसे खाना खिलाएगा, लेकिन अब वो जा चुकी थी। घड़ी में भी अब 8:30 बज रहे थे और ये उसका काम पर जाने का वक्त था। अब वो चाहकर भी उसे फिर से ढूंढने नहीं जा सकता था। हर दिन की मजदूरी उसकी मजबूरी बन गई थी। वो चाहकर भी एक दिन के लिए भी घर पर नहीं रह सकता था, क्योंकि उसके पास पैसे न के बराबर थे। हर वक्त उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी, सब्जी खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए और ज्यादातर बार नानों के लिए। वो कई बार बीमार पड़ती थी, उसे चोट लग जाती थी और ऐसे कई मामलों में उसकी थोड़ी बहुत जमा की हुई राशि खत्म हो जाती थी। हालांकि उस गली में कई लोग अच्छे भी थे जिनसे उधार मांगने पर उसे पैसे मिल जाते थे, लेकिन उसे लोगों से पैसे मांगना कभी अच्छा नहीं लगता था। हालांकि वो अपनी सच्चाई भी जानता था। उसे मालूम था कि वो ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाएगा। उसका शरीर अब थक चुका था और जब वो काम करना बंद कर देगा तो एक वक्त की रोटी जुटाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए वो जितने हो सके उतने पैसा कमाकर बचत करने की कोशिश में लगा रहता। उसने रात का बचा खाना खा लिया और नानों के लिए फिर से ताज़ा खाना बनाकर ढक दिया, ताकि अगर उसे भूख लगे और वो घर पर आए तो उसके खाने को कुछ हो। और उसके बाद वो कम पर चला गया। जयंतीलाल अगली गली के एक पुराने मकान में बने पावरलूम में काम करता था। उसने इससे पहले कई कपड़ों की फैक्ट्री में काम किया था और पढ़ा लिखा होने की वजह से उसे हमेशा एक अच्छा औंधा मिलता था। लेकिन ये उसके जवानी की बात थी। अब वो बूढ़ा हो चुका था। अच्छी तरह से दिखाई नहीं देने की वजह से वो लिख या पढ़ नहीं पाता था। अब वो कोई भी काम पहले के मुताबिक नहीं कर पाता था और जब से नानो की मानसिक हालत खराब हुई है उसका ध्यान काम से काफी हद तक हट गया था। वह कोई भी जिम्मेदारी वाला काम करने योग्य नहीं था और वहां का मालिक उसकी इस परिस्थिति को समझता था। इसलिए उसने जयंतीलाल को ऐसे कामों के लिए रखा था जो कम महत्वपूर्ण और कम मेहनत के थे। जयंतीलाल वहां हल्के फुल्के मजदूरी वाले काम करता था, जैसे लूम की देखभाल करना, साफ सफाई करना, बॉबिन भरना, दफ्तर के छोटे मोटे काम करना या गट्ठे हाथगाड़ी से यहाँ से वहां ले जाने जैसे आदि काम। दोपहर को जब वो हाथगाड़ी पर धागों का एक गट्ठा दूसरे लूम की ओर ले जा रहा था तभी एक गली में उसे नानो दिखी। वो एक घर के चबूतरे पर बैठकर टमाटर खा रही थी। उसके बाल वैसे ही गंदे बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और साड़ी पूरी तरह से धूल मिट्टी से भरी हुई थी। जयंतीलाल हाथगाड़ी को सड़क के बाजू में लगाकर उसके पास गया।
सुबह कहाँ चली गई थी और यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता है, मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूँ, जयंतीलाल ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैं यहीं पर तो थी, उसने मासूमियत से डरते हुए कहा। जा, घर पर जा, और ये टमाटर कहाँ से लाई? जयंतीलाल ने पल्लू के नीचे छिपाए 3-4 टमाटर को देखते हुए पूछा। मैंने गाड़ी पर से लिए। क्यों? उसने गुस्से से पूछा। मुझे भूख लगी थी। तो घर पर क्यों नहीं गई? उसने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर से टमाटर खाने लगी। जयंतीलाल जानता था कि वो घर जाने के बजाय फिर से कहीं और भटकने चली जाएगी, इसलिए वो खुद उसे घर ले जाने लगा। चल, घर चल। उसने नानू को वहां से उठाया और हाथगाड़ी को धकेलता हुआ अपने घर आ गया। मुंह धो ले, देख कितना गंदा हो गया है। अपना कुछ ख्याल ही नहीं रखती। अब काम धंधा छोड़कर तुम्हारा ही ध्यान रखता फिरो। वो बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने लगा और नानो बाहर नल के पास रखी पानी से भरी बाल्टी में अपना चेहरा धोने लगी। हर बार कहता हूं कि शाम को घर आ जाया कर, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है? दिन भर काम करूं और शाम को पागलों की तरह ढूंढता फिरूं। यही काम रह गया है अब मुझे। यही काम करते करते मर जाऊंगा। जयंतीलाल को गुस्से में देख नानो दरवाजे के पास ही सहमी सी खड़ी रही और अपनी गंदी साड़ी से अपना चेहरा पोंछने लगी। नानो की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो सोचने और समझने में असमर्थ थी, और सीधी भाषा में कहें तो वो पागल थी। लेकिन आज तक उसने जयंतीलाल से कोई अपशब्द नहीं कहे थे और ना ही कभी कोई चोट पहुंचाई थी। उसके मन में आज भी जयंतीलाल के लिए वैसी ही सम्मानजनक भावना थी जैसी उसके ठीक रहते वक्त हुआ करती थी। नानो का थोड़ा डरा हुआ चेहरा देखने के बाद जयंतीलाल का गुस्सा भी सहानुभूति में बदल गया। वो जानता था कि उस पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं था। अगर उसमें पहले जैसी समझ होती तो वह ऐसा कभी नहीं करती। फिर जयंतीलाल ने सहानुभूति से उसका हाथ पकड़कर चारपाई पर बिठाते हुए कहा, यही बैठ, मैं तेरे लिए खाना गरम कर देता हूँ। और वो चूल्हे के पास बैठकर खाना गरम करने लगा। कल रात बिस्कुट के अलावा कुछ खाया था? नहीं। वैसे बिस्कुट किसने दिया था? मास्टर जी के दुकान से लिया था। पैसे दिए? नहीं। कितनी बार कहा है, बिना पैसे के कुछ खरीदा मत कर। तुझे मालूम है न मैं कहाँ काम करता हूँ। वहां आकर पैसे ले लिया कर। नानो कई बार मोहल्ले की दुकानों से कुछ न कुछ खाने का सामान खरीद लेती थी, और कई दुकानदार उसे दे भी देते थे, क्योंकि जयंतीलाल हमेशा उन्हें बाद में पैसे लौटा देता था। लेकिन वहां भी कुछ दुकानदार ऐसे भी थे कि नानो इस हालत का फायदा उठाकर उसके नाम की झूठी उधारी बताकर जयंतीलाल से पैसे ऐंठ लेते थे। वैसे क्या बिस्कुट से पेट भरता है? नानो ने ना में सर हिलाया। पेट भरने के लिए रोटी सब्जी चाहिए होती है। मैं हर रोज तेरे लिए ताजा खाना बनाकर छोड़ जाता हूँ। तू यहाँ आकर क्यों नहीं खाती? बाहर मुझे अच्छा खाना मिलता है और तुम्हारा खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? नानो ने मासूमियत से बोल दिया। और ये सच था। जयंतीलाल को खाना बनाना नहीं आता था। वो तो जैसे तैसे खाना बनाता था और जिंदा रहने के लिए खाता था। और भला उस औरत को ये खाना कैसे अच्छा लगेगा जिसके हाथों में कभी? साक्षात अन्नपूर्णा पंडित जी ने पहला निवाला खाते ही खुशी से कहा। और पंडित जी कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहे थे। सच में नंदमाला के हाथ का बनाया खाना काफी स्वादिष्ट था, और यहाँ छेदीलाल और दूसरों ने भी दिल खोलकर तारीफ की थी, सिवाय जयंतीलाल के। हालांकि वो भी उस खाने की तारीफ तो करना चाहता था, लेकिन सबके सामने वो कुछ नहीं कह सकता था। नंदमाला खाना परोसते वक्त कई बार जयंतीलाल के सामने आई, और वो उसे अच्छे से देखना भी चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो नंदमाला के आने के बाद भी किसी भेड़ की तरह नीचे मुंडी करके ही खा रहा था। अरे बेटा, जलेबी तो लो। नंदमाला के पिता ने जयंतीलाल को जलेबी के लिए आग्रह किया। वैसे जलेबी काफी अच्छी है, पंडित जी ने 5वीं जलेबी ठुसते हुए कहा। जी हाँ, गुड़ की जलेबी है, हमारी बिटिया को काफी पसंद है। और जयंतीलाल ने मीठा पसंद नहीं होने के बावजूद जलेबी के लिए हाँ कर दी, और नंदमाला ने 2 जलेबी रख थी। हालांकि उसने इस बार भी मुंडी ऊपर करके नहीं देखा था। भर पेट खाना खाने के बाद सब मर्द लोग बाहर आंगन में आकर नीम के पेड़ के नीचे बिछाए खटिये पर बैठ गए। वहां छेदीलाल और पंडित जी में समाज के कुछ लोगों की गहरी बातें हो रही थीं। किशोरीलाल और बिहारीलाल पान चबाने में व्यस्त थे और बनवारीलाल से खेतीबाड़ी के विषय में बातें कर रहे थे। महिलाएं घर में खाना खा रही थीं और जयंतीलाल बाहर से ही अंदर महिलाओं को परोस रही नंदमाला को देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में जयंतीलाल ने नानो के लिए खाना गर्म कर लिया और उसे परोस दिया। नानो को उसके हाथ का खाना पसंद नहीं था, लेकिन कल रात से उसे काफी भूख लगी थी, इसलिए उसने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो वहां शांति थी, लेकिन कुछ ही देर बाद नानो ने बोलना शुरू किया, क्योंकि वो ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकती थी। उसने जयंतीलाल को कल की सारी बातें बताईं, जैसे वह कहाँ गई थी, किसके घर बैठी थी, किसने क्या बातें बताईं, गली मोहल्ले में क्या कुछ नया हो रहा है, और ऐसी ही कई सारी बेतुकी आधी अधूरी बातें जिसका न कोई सिर था, न कोई पैर और न ही कोई तुक।
फिर भी जयंतीलाल उसकी हर एक बात ध्यान से सुनता गया और उससे बात करने लगा। भले ही उन बातों का कोई तुक नहीं था, लेकिन आज भी उसे उसके साथ बात करना अच्छा लगता था। आज भी उसे उसकी आवाज़ वैसे ही सुनाई दे रही थी जैसी उसने उसके साथ पहली बार बात करते वक्त सुनी थी। उसी रात जयंतीलाल ने नंदमाला से पहली बार बात की थी, जब वो उसे छत पर सोने की जगह दिखाने ले गई थी। नंदमाला का गांव जयंतीलाल के गांव से काफी दूर दराज इलाके में था और वहां से आने जाने के लिए सिर्फ एक ही बस थी जो हर सुबह आती थी। उसके बाद वहां से जयंतीलाल के गांव जाने के लिए और कोई वाहन नहीं था और इसलिए सब लोगों का रात के ठहरने का इंतजाम नंदमाला के घर पर ही था। रात को फिर से नंदमाला के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने के बाद सब बाहर आंगन में गप्पे लड़ा रहे थे। घर के चबूतरे पर बैठी औरतें बातें करते वक्त कपास की बत्ती बना रही थी और सारे मर्द आंगन में खटिए पर बैठकर गांव की बातें कर रहे थे। जयंतीलाल को उनकी बातों में कोई रुचि नहीं थी और उसे काफी नींद भी आ रही थी। तब नंदमाला की मां ने नंदमाला से जयंतीलाल को सोने की जगह दिखाने के लिए कहा और वो जयंतीलाल को ऊपर छत पर ले गई। वो पूर्णिमा की रात थी और चांद उस नीम की डालियों के पीछे से निकलता हुआ अपनी सफेद दूधिया रोशनी फैला रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पड़ोसी के आंगन से रेडियो पर बज रहे किशोर कुमार के पुराने गानों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। वहां कई सारी चारपाइयां फैलाई हुई थीं, जिस पर गद्दे बिना फैलाए रखे हुए थे और नंदमाला हर एक चारपाई पर गद्दे को बिछाने लगी। जयंतीलाल भी उसकी मदद करने के लिए आगे आया। जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए जी, कोई बात नहीं। और उसने गद्दे पर बिछाने वाली चद्दर की एक बाजू पकड़ ली। नंदमाला हल्के हल्के में शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। जयंतीलाल को भी उससे बात करने की इच्छा हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन वहां कोई नहीं होने से उसने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। वैसे आपसे एक बात कहनी थी। जयंतीलाल की बात सुनते ही नंदमाला ने उसकी ओर देखा। लेकिन नीचे सबके सामने नहीं कह सका। आपने खाना सच में काफी अच्छा बनाया था। जी, धन्यवाद। वो हल्के से मुस्कुराहट के साथ शर्माई। और चाय भी? जी, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। नंदमाला के चेहरे पर लाली आ गई। बिल्कुल नहीं, आप सच में इस तारीफ के काबिल है, लेकिन नीचे सब लोगों के सामने नहीं कह सकता था। नंदमाला पहले से ज्यादा शर्मा गई और दूसरी खटिए पर भी चद्दरें बदलने में लग गई, जिसमें जयंतीलाल भी मदद करने लगा।